क्या कम सैलरी से भी एक बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। आज हम लोग बात करेंगे आपकी सैलरी रेंज के हिसाब से आपको कैसे अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि जो भी आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल है आपकी सैलरी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। उसके अलावा भी काफी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं करके चल रहा हूँ। इसके अलावा टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें मैं ये मान रहा हूँ कि आज अगर आपकी सैलरी 25,000 या 50,000 है तो वक्त के साथ वो सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, तो उस हिसाब से आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स इन लेवल से जनरेट कर पाएंगे। अब मेजरली मैंने 3 कैटेगरीज में सैलरीज को बांटा है। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी 25-30 हजार की सैलरी कमा रहे हैं या उससे भी नीचे की सैलरी कमा रहे हैं, तो कैसे इन्वेस्टिंग करनी है। 50,000 से 75,000 की आपकी सैलरी है या 1 लाख से ज्यादा की सैलरी है, तो कैसे आपको अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को चेंज करना है। इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझने से पहले मैं एक बार आपको निखिल कामत, जो कि जीरोधा के को फाउंडर है, उनका पोर्टफोलियो अगर दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 50% पैसा ही वो अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों है? उनकी खुद की जीरोधा अपनी एप्लीकेशन चल रही है, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है, उसके बाद भी सिर्फ 50% पैसा वो इक्विटी में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होने के साथ साथ इन्वेस्टर सेफ्टी की तरफ जाता है कि कुछ पैसा उसका बिल्कुल सेफ हो जाए, क्योंकि वेल्थ इतनी ह्यूज क्रिएट हो गई है और कुछ पैसा अभी भी ग्रोथ के लिए जा सके। और वही चीज हमें भी अपनी जब सैलरी इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं तो ध्यान में रखनी जरूरी होती है। और इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक आप अच्छी सैलरी के साथ साथ आप रिटर्न्स कमा पाएंगे। अब सबसे पहला एग्जांपल 25,000 की सैलरी का हम ले लेते हैं। अगर आपकी देखिए उससे भी कम सैलरी है, 20,000 10,000 रुपए की सैलरी है, तो आपके लिए ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर पाना। तो हम उससे नीचे की सैलरी पे बात नहीं करेंगे। अगर आपकी 25 से 30,000 की रेंज में सैलरी है, ऑल्दो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस रेंज में भी इन्वेस्ट करना, लेकिन मैं एज्यूम करता हूं कि आप थोड़ा सा अपनी कॉस्ट को, एक्सपेंस को कम करके एटलीस्ट 10 से 20% पैसा अपना सेव कर पाएंगे। तो अगर आप महीने के 5,000 रुपए भी सेव कर पाते हैं, उसको आप प्रूडेंटली इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लगभग 12-13% की आराम से रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपकी 30 सालों में 2-2.5 करोड़ रुपए आराम से बन सकता है। अब आपको इस पैसे को सिर्फ 12-13% की रिटर्न्स में क्यों एज्यूम करके चल रहा हूं? क्योंकि जब आपकी सैलरी कम होती है तो आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिवली उस टाइम पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ यहां पर जाना है। शुरू में आप अर्ली बिगिनर हैं तो आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करके सीखना है कि मार्केट की चाल कैसे होती है, मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उसका यूज्ड टू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको सीधा स्मॉल कैप की तरफ नहीं भागना है, मिड कैप की तरफ, थीमेटिक कंपनीज की तरफ। यहां पर इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा आपको इस सैलरी रेंज में बचना है, क्योंकि सिर्फ 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिगिनर हो। अगर शुरू में ही इन्वेस्टिंग के आपको लॉस हो जाएगा तो आप बहुत ज्यादा निराश होकर शायद जल्दी ही स्टॉक मार्केट से निकल जाएं। तो इसलिए अगर आप 25,000 की सैलरी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शुरू में इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ जाइएगा, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स आ जाता है। मेजरली लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जब वो अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे हैं, जैसे कि HDFC बैंक आप देखेंगे इस वक्त काफी अच्छा नीचे गिरा हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयर्स नीचे गिरे हुए हैं। तो इन मौकों का फायदा इस टाइम पे आपको उठाना है। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग की राय नहीं देती है, लेकिन जब भी लार्ज कैप स्टॉक्स आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिलते हैं तो आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के फायदा यह है कि आपको ये पता है कि ये कंपनीज बंद नहीं होगी। हाँ, हो सकता है रिटर्न्स 2-4% कम दे, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को यहां पर मिलेगी। और इसीलिए शुरू में आपको जरूरी है कि आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करके चलें, ताकि आप अपने जो इनिशियल कैपिटल है उसको बचा सकें, जो कि कम कैपिटल होगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा मौके नहीं है री इन्वेस्ट करने के, सिंस आपकी कैपिटल कम है। तो इसलिए एफएनओ में, इंट्राडे में जाने से अच्छा है आप लॉन्ग टर्म में इस सैलरी में अगर आप हैं तो आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करने के बारे में सोचें। अब जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, करियर में आप आगे बढ़ते हैं, आपकी सैलरी 50 से 75,000 तक जाती है, तो आप अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? यहां पर थोड़ा आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं।
50 से 75 हजार की अगर आपकी सैलरी है तो आप यहां पर मान सकते हैं मैं 12 से 15 हजार रुपए सेव करते हैं। 12 से 15 हजार रुपए की एसआईपी भी अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक ह्यूज वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। 7-8 करोड़ रुपए आप आराम से बना सकते हैं अगर आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं। अब यहां पर आपके पास लमसम इन्वेस्टिंग के लिए कैपिटल जोड़ने का मौका है। मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लमसम इन्वेस्टिंग का क्या फायदा है, क्यों आपको जरूरी है एक कैपिटल सेट असाइड रखने की हर वक्त जब मार्केट में गिरावट आए, अच्छी खासी गिरावट आए तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस सैलरी रेंज में आपके पास थोड़ा सा मौका मिल जाता है, कुछ आपके पास बैंडविड्थ आ जाती है सैलरी की, जहां पर आप इन्वेस्टिंग जो लमसम इन्वेस्टिंग है वहां पर एक ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि कुछ वेल्थ आप अपनी सेट असाइड करके चल सके। इसके साथ साथ यहां पर आपको रिस्क अपना बढ़ाना है। यहां पर आप अब स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये सैलरी रेंज एक एप्रोप्रिएट सैलरी रेंज है जहां पर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हायर रिस्क पे आप यहां पर जा सकते हैं। आप स्मॉल कैप मिड कैप यहां पर जा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन यहां पर आपके पास जरूरी है। विद इन इक्विटी अभी भी हम बात कर रहे हैं, अभी भी एसेट क्लासेस वाइज यहां पर डाइवर्सिफिकेशन की आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि सैलरी आपके पास लिमिटेड है। 50 से 75 हजार रुपए की भी सैलरी आज के टाइम में अगर आप मेट्रो में है तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए अभी भी हम इक्विटी में ही ज्यादा फोकस करेंगे और इक्विटी में ही थोड़ा सा रिस्क अपना बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। अब इस सैलरी रेंज में बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर लें 15,000 रुपए महीने के बचा के, क्योंकि खर्चा उसी हिसाब से आपका बढ़ता रहता है। तो ये एक अच्छी सैलरी रेंज आ जाती है जहां पर आप इक्विटी में ही लमसम इन्वेस्टिंग की ऑप्शन आपके पास मिलती है। उसके साथ आपको अपना जो रिस्क है उसको भी धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए यहां पर चलना है और इस इंक्रीज्ड रिस्क से जो आप एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे उसको आपको आगे फर्दर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए या उससे ऊपर चली जाती है तो आपको इक्विटी के अलावा भी अपनी एसेट को डाइवर्सिफिकेशन करनी जरूरी हो जाती है। यहां पर जरूरत से ज्यादा यह है कि आपके पास अब थोड़ा सा पैसा इतना आ रहा है आपके पास कि आप सैलरी को बचा सकते हैं और कहीं इधर उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी 25,000 की भी यहां पर लेकर चलते हैं 30 सालों के लिए तो आप कम रिटर्न्स में भी यहां 10, 11, 12 करोड़ तक की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं कम आपको लिमिटेड रिटर्न्स लेकर चल रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में आपको 50-60% की रिटर्न्स दिख रही है स्मॉल कैप में और अलग अलग इंडेक्सेस में, लेकिन ये रिटर्न्स बहुत ज्यादा लंबे टाइम टिकने नहीं वाली और ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट वही 15, 16, 17% के रिटर्न्स पे आपको आ जाएगी और वही रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करके चलनी है। इसीलिए शायद आपको अजीब लगे कि 12, 14, 15% की रिटर्न्स में एज्यूम करके चल रहा हूं। तो आप भी जब भी अपनी प्लानिंग बनाएं लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्लानिंग बना रहे हैं तो 12 से 15% की रिटर्न्स आपको यहां पर एज्यूम करके चलनी है। अब यहां पर आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना शुरू करना है। यहां पर अब आप अपनी जो रियल एस्टेट है उसके लिए लमसम इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइम पे आपकी जो एज है वो 35 साल एंड अबव हो चुकी होगी, तो यहां पर आप प्लानिंग शुरू कर सकते हैं इस स्टेज में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की। आप एक बेटर अपॉर्चुनिटीज जहां पर भी आपको मिलती है, एक जो डाउन पेमेंट के लिए आपको लमसम इन्वेस्ट करना होता है रियल एस्टेट में, उसको इकट्ठा करने के बारे में यहां पर इस स्टेज में अपनी सैलरी की सोच सकते हैं। इससे कम सैलरी है अगर आपकी और आप बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में जाने के बारे में सोचेंगे तो आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। आपको बहुत ज्यादा हैंड टू माउथ होके यहां पर जीना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि जब आपकी सैलरी 1 लाख एंड अबव हो जाए तब आप रियल एस्टेट की प्लानिंग अपनी शुरू करने के बारे में सोचें। उसके बाद आपके पास यहां पर इस स्टेज में रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने की आपके पास ऑप्शन आती है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपको एसेट डाइवर्सिफिकेशन यहां पर करना है। यहां पर आप रियल एस्टेट की हमने ऑलरेडी बात कर ली, इसके अलावा आप डेट फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, बॉन्ड्स में, डेट फंड्स में। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 8-9% के ही रिटर्न्स देंगे लेकिन सेफ्टी आपको यहां पर प्रोवाइड करके चलेंगे। तो जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा वैसे वैसे ही आपको अपनी प्लानिंग को उसी हिसाब से चेंज करते हुए यहां पर चलना है। एसेट डाइवर्सिफिकेशन यहां पर आपको करनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको डेट को भी इंक्लूड करना है। डेट आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करने को मिलेगा
जिससे आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में आपके पास एक रेगुलर कैश इनफ्लोज आते रहेंगे, क्योंकि इक्विटी में, रियल एस्टेट में सिर्फ अगर आप इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, यहां से आपको बहुत ज्यादा रेगुलर इनकम नहीं आती है। इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में एसडब्ल्यूपी करके भी आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, और उसके साथ साथ आपको डेट फंड्स, एफडीज, इन इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एसडब्ल्यूपी पे डिपेंड हो जाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि हम एसडब्ल्यूपी करा के इन्वेस्टमेंट अपनी कर लेते हैं, तो एसडब्ल्यूपी में सबसे बड़ा एक ब्लॉक क्या आता है, अगर मार्केट 4-5 साल तक परफॉर्म नहीं करेगी और आपका सारा इनकम का इनफ्लो एसडब्ल्यूपी पे ही डिपेंड हो जाएगा, तो आपको उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस फेज में आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है, और धीरे धीरे अपना जो पैसा है वो अदर देन इक्विटी के जो एसेट क्लासेस है उसमें ट्रांसफर करना जरूरी है।